जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। एफकैट एग्जाम को अब कुछ ही दिन बाकी हैं एंड अब ये वही टाइम है जब हम जो अपनी तैयारी हो चुकी है उसको सिस्टमेटिकली रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट करें और अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें इन प्रैक्टिस सेट्स में, ताकि एक्चुअल एग्जाम में हम ला सकें। दिस इज स्मृति द्विवेदी और हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एफकैट में जैसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पॉलिटी में आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स and fundamental duties. So without wasting much time, let's begin today's session and let's continue the process of learning. So but before that, पहले के आंसर्स जानना भी जरूरी है। तो यस्टरडेज सेशन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई, प्रोसेसेस क्या थे, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे which I asked you guys and I asked you to write the answer in comment. So the correct answers will be August offer. It was presented by Lord Lilithgow in 1942. Lord Lilithgow, he was the viceroy of India during 1942 and he presented the August offer जिसमें ये था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। The next question was कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इंडिया में पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नेंस और म्युनिसिपल लेवल पे और विलेज लेवल पे गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वैसे तो इंडिया में विलेज गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट, विलेज लेवल पे कमिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, बट एक सिस्टमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ये वाइसरॉय थे 1880 में। नाउ उसके बाद द थर्ड क्वेश्चन वाज कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश कैलीग्राफी की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दो भाषाओं में लिखा गया था, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी किसने की थी? तो हिंदी कैलीग्राफी वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन दिस थिंग, क्योंकि ये पूछी जा सकती, बहुत चांसेस हैं। फिर उसके बाद था कि कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अगर आप, तो उसमें पेजेस पे बॉर्डर डिजाइनिंग है वो शांति निकेतन के से दो लोग बिलोंग करते थे, नंदलाल बोस जिन्होंने हिंदी फॉर्म में और BR सिन्हा जिन्होंने इंग्लिश वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डेकोरेशन डिजाइन करा था। फिर एक था कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अबॉलिश क्या अबॉलिश किया था? तो इट अबॉलिश डायरकी। डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसमें था कि एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर दोनों ही मतलब स्टेट को चलाएंगे, बट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ये चीज अबॉलिश कर दी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जो हमारा जनगण मन है, जिसको हमारे रविन्द्रनाथ सिंह टैगोर, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और उन्हें नोबेल प्राइज, ही इज अ नोबेल लॉरेट इन इंग्लिश ऑल्सो, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। सो उन्होंने लिखा है, तो उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। So guys, let's continue with today's session, which is a very important one, that is fundamental rights and fundamental duties that are provided to us by the Constitution. Now, fundamental rights हमने जैसे कि पढ़ा था Constitution के इंट्रोडक्शन में कि ये पार्ट 3 ऑफ द Constitution में आती है। पार्ट 3 ऑफ द Constitution it deals with fundamental rights, एंड ये बोरो कहाँ से किया गया था? इसको बोरो किया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इट इज ऑल, एंड पार्ट 3 को इसीलिए क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल तक है? सो आर्टिकल 12 से 35 इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन टू सिटीजन्स। सो द फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो कौन कौन सी है? पहली है राइट टू इक्वालिटी।
तो ये कौन कौन से आर्टिकल्स में है? ये आर्टिकल्स हैं 14 to 18 इसके साथ डील करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी में है कि अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे फीचर्स इन आर्टिकल 14 to 18 में है। देन देयर इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में है 19 से 22 आर्टिकल तक, और इसमें राइट टू 21A जो है, आर्टिकल 21A जो है वो 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, जो कि था राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अबव 6 to 14 years of age। सो ये राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 तक में है। देन इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है 23 से 20, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे, जो 25 से 28 में है, सॉरी 29 से 30 में है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28 में, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस आर्टिकल को ये आर्टिकल 32 में है, और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल ही हमें जो कुछ भी टाइम के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हैं, सिचुएशन और सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को देखने के लिए हमारा यही 6th फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि कौन से आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 32। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। It was said, it is termed as heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar, who is the father of Indian constitution. Now initially there were 7 fundamental rights, but right to property ये delete कर दिया गया था, आर्टिकल 31 में था, और इसको अब एक legal right बना दिया गया है by 44th amendment of the constitution in 1978. Now अब फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा होता है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट, पर हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, इवन फॉरेनर्स को फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है, पर ये बेयर मिनिमम है। नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये तब के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए है कि ये फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं होती। जब नेशनल इमरजेंसी होती है, तो अभी हम इसको इमरजेंसी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है। आउटर एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन, आउटर एग्रेशन में वॉर वगैरह हो जाता है जब, और इंटरनल एग्रेशन जब इंसर्जेंसी, और ये जब गवर्नमेंट को मतलब एक्सटर्नल रेस्ट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। लेकिन इसमें भी फ्रीड जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी 20 and 21 आर्टिकल्स जो है, राइट टू फ्री लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम, वो तभी भी नहीं सस्पेंड किए जा सकते इमरजेंसी के टाइम। अब जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ हैं जो फॉरेनर्स के लिए हैं। नाउ दीज राइट्स दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाई whom? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या था? Heart and soul of the constitution, right to constitutional remedies, and by high court under article 226। guys इस सेशन का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज दिमाग में ध्यान से समझ लेना। एंड दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट करता है तो हम उसी को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, और हमें जस्टिस उसके लिए हम सीख कर सकते हैं। Now we will discuss about these rights in detail. So पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में गारंटी होता है। और ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सो इक्वालिटी बिफोर whom? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ कि इक्वालिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा, मतलब पहले जो बेस है वो इक्वल करो, राइट, इक्विटी, एंड देन उसमें इसीलिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है कि जो लोग बैकवर्ड हैं, जिनको सोशल इतना नहीं स्टेटस है गारंटीड, उनको लाके बराबर इस पे लाओ, फिर उनको उस केस में फिर इक्वल प्रोटेक्शन और मतलब इक्वालिटी, तो इक्विटी है। देन जो इसमें आर्टिकल 15 है, जो कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। एंड डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? सो डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ,
एंड उसमें प्रोविजंस, इक्विटी वाले जो प्रोविजंस हैं कि मतलब इक्वलिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, वो किन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा बैकवर्ड है सोसाइटी में, जैसे कि फॉर किड्स एंड वुमेन, SC/ST कम्युनिटीज एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। फिर आर्टिकल 16 है, ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो तो आपको रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। बट अगेन यहाँ भी इक्विटी आती है, रिजर्वेशन का प्रोविजन इसीलिए आता है कि जो लोग बैकवर्ड हैं, जिनको थोड़े से मतलब इनिशियल टाइम में जिनको रिसोर्सेज कम मिले हैं, जिनके लिए सोशली इतनी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जैसे किड्स एंड वुमेन, SC/ST कम्युनिटीज और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसको इक्विटी बोल देते हैं। देन आर्टिकल 17, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत पैरवी की थी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके लिए एक एक्ट भी है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात करी गई है। और एक और है हरिजन एक्ट जी भी, जिसको बोलते हैं SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1989। देन आर्टिकल 18 है राइट टू इक्वालिटी में, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बाय स्टेट। स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता है, जैसे कि पहले के टाइम में टाइटल्स महाराजा, राजा, इन सब के दिए जाते थे, पर वो स्टेट नहीं दे सकता है। टाइटल्स कैसे दिए जा सकते हैं? सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, और मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट, देन कर्नल, ग्रुप कैप्टन, ये ऐसे राइट, ये मिलिट्री टाइटल्स हैं। एक्सेप्ट दीज टाइटल्स, एकेडमिक एंड मिलिट्री, स्टेट कोई भी राजा या महाराजा धीराज ऐसे करके जो एंशिएंट टाइम में टाइटल्स दिए जाते थे वो नहीं दिए जा सकते हैं। देन इट इज आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। अब इसमें आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं। वो राइट कौन से फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, गाइस प्लीज नोट इट डाउन। So freedom, 6 rights हैं, freedom of speech and expression, assemble peacefully without arms, form cooperatives, 97th constitutional amendment में इसकी बात की गई है 2011 के, reside and settle anywhere in India except for the special zones, जैसे कि जो इनर लाइन परमिट वाले जोन्स हैं, शेड्यूल 6 में इसकी बात की गई थी, and move freely throughout the country एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये सारे फ्रीडम्स इस आर्टिकल 19 में गारंटीड है। देन आर्टिकल 20, जो हमने कहा था नहीं कि इमरजेंसी के टाइम भी आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो वो आर्टिकल 20 क्या है? राइट टू सीक काउंसल अगेंस्ट कन्विक्शन। दैट इज अगर आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस प्रेस हुए हैं तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर काउंसलिंग, अटॉर्नी राइट्स यू हैव, यू कैन हैव योर ओन लॉयर एंड काउंसिल। एंड देन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। इसमें यह भी आता है कि जब जो क्राइम किया गया है उसी वक्त के लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। इसका थोड़ा सा गलत फायदा उठा लिया गया था जब निर्भया केस में ये चीज हुई थी, बिकॉज द कन्विक्ट, वन ऑफ द कन्विक्ट्स, ही वाज बिलो 18 ईयर्स एज, और उस वक्त माइनर्स के लिए सीरियस ऑफेंसेस में नहीं पेनाल्टी थी, तो उसमें वो थोड़ा बच निकला था, उसको माइनर की जैसे ही ट्राई किया गया था। बाद में इस लॉ में चेंजेस लाए गए, बट ये वही वहां पे यही था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं, जब जो क्राइम के टाइम जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉ रहा है उसी के बेसिस पे जज किया जाएगा। नो डबल जियोपार्डी इसमें आती है। डबल जियोपार्डी का मतलब कि एक ही ऑफेंस के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिल सकती। एक ऑफेंस किया तो यू कैन नॉट गेट ट्राइड 2 टाइम्स। देन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें ये होता है कि यू कैन नॉट कंपेल, किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते खुद के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए। देन आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें इसको राइट टू लाइफ बोलते हैं, और ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को ही अवेलेबल है। और आर्टिकल 21A की जिसमें बात की थी कि वो राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया था। ये राइट टू एजुकेशन भी अभी एक राइट टू लाइफ जो है हमारा आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही आ जाता है। फिर आर्टिकल 22 जो है वो हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी किसी को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको विदिन 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा।
विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया गया है। बस इसमें एक्सेप्शंस कौन से, टाडा जो टेररिज्म और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है टेररिज्म वगैरह के लिए लगता है, और टाडा जो टेररिज्म एक्ट होते हैं उसमें ये नहीं वैलिड होता है। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 से 24 में आता है। इसमें आर्टिकल 23 बात करता है फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, एंड आर्टिकल 24 इज फॉर चाइल्ड लेबर। सो 14 की एज तक तो किसी भी चाइल्ड से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, 14 से 18 नॉन हजार्डियस में ही करवा सकते हैं। तो ये राइट हमें आर्टिकल 24 के थ्रू मिलता है। देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में रहता है। तो 25 में एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, पर इसमें भी फोर्सिबल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। यू कैन पीसफुली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, बट आप किसी को फोर्सफुली कंपेल नहीं कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। इस पे अभी रिसेंटली भी बहुत सारे डिबेट्स थे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन लॉ भी लाया था फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट। सो आर्टिकल 25 उसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन आता है आर्टिकल 26, उसमें है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें अपने रिलीजन्स अपने अपने कमिटीज सेट कर सकते हैं और उनका रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम होती है, बस सब कुछ पीसफुल होना चाहिए। आर्टिकल 27 इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, दैट इज टैक्सेशन फॉर जो कोई भी रिलीजन, एक सेपरेट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का पैसा नहीं यूज होना चाहिए। देन आर्टिकल 28 आता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोवाइडेड इन स्टेट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। ना स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं होता, ये स्टेट की डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इंस्टीट्यूट। सो कोई भी स्टेट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन जो होती है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। देन आर्टिकल 29 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 आता है, इट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, दे हैव राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में आता है, एंड आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज दे हैव राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन आर्टिकल 32 जो है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, टाइमली अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए, और ये आपको सेफगार्ड करता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो अब इसमें आर्टिकल 31 जो था, ये पहले एसेंशियल राइट था, बाद में इसको हटा दिया गया। वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको 44th अमेंडमेंट जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं टोटल, वो है 105। लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 10 अगस्त 2021 में। नाउ अब हम बात करते हैं रिट्स की। तो ये रिट्स क्या होते हैं? सो रिट्स दे आर द रिट्स जो गवर्नमेंट कोर्ट्स इशू करती हैं अगर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट कैन अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कब रिट करता है इशू, अंडर आर्टिकल 226, नॉट ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेज। अब रिट्स हैं कौन कौन सी? हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस होता है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, और इसका होता है कि इट कमांड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज। देन प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में ये फॉरबिड करता है, लोअर कोर्ट फॉरबिड्स लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू गिव वर्डिक्ट आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन। कोई भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड वर्डिक्ट नहीं दे सकता है। नाउ सर्टिरियोरी, ये क्या होता है कि अगेन टू स्टॉप और प्रोहिबिट द जस्टिस गिवन बाय अ लोअर कोर्ट आउटसाइड दिस जुरिस्डिक्शन। अगर किसी ने दिया भी है तो उसको जस्टिस जो उसको वैलिड या इसको प्रोहिबिट करने के लिए। देन को वारंटो, को वारंटो को है मतलब कि पब्लिक ऑफिस बाय व्हाट अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर्स को छुड़वाते हैं इसमें कि नाउ आर्टिकल 33 जो है इसमें एक और है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 एज वी आर डिफेंस एस्पिरेंट्स हमें स्पेशली जानना चाहिए कि आर्टिकल 33 जो है उसमें है कि
फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आर डन विद देम। इसका मतलब है कि अगर आप ये मिलिट्री लॉ जो है वहां पे मिलिट्री लॉ फॉलो होता है। एंड आर्टिकल 34 इज फॉर मार्शल लॉ जो कि affects only fundamental rights, इसमें and armed forces they are given power। एंड आर्टिकल 35 क्या होता है कि पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉज अंडर फंडामेंटल राइट्स। नाउ विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमें स्टेट ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारे राइट्स और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें राइट्स दिए हैं तो कुछ एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो हमें निभानी चाहिए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज दे वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनिशियली नहीं थे ऑफ इंडिया बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 1976 में। और ये कहाँ से बोरो किया गया था ये प्रोविजन? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर दैट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने 1976 में जो सेटअप हुई थी उसने रिकमेंड किया था इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट 4A दैट इज आर्टिकल 51A of the constitution deals with fundamental duties। So fundamental duties है क्या? 10 fundamental duties हैं इंडिया की, इंडियन सिटीजन की, जो हर सिटीजन की ड्यूटी होती है। To abide by the constitution and ideals, institutions, national anthem and flag। फिर सेकेंड ड्यूटी क्या है? आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके आइडियल्स और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करना है, और इंडियन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमेशा ही रिस्पेक्ट देनी है और उसको ऊपर रखना है। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये हमारी अगली ड्यूटी है कि हमारा जो फ्रीडम है वो हमें बहुत ही मेहनत के बाद मिली है इंडियन को। सो उसको चेरिश करना है और उसमें जो हमारे नोबल आइडियाज थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसने लोगों को प्रोत्साहित किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो उसको भी हमें उन नोबल आइडियाज को फॉलो और चेरिश करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी कंट्री की सॉवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि अक्षुण्णता, अखंडता और एकता को चोट पहुंचे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी जरूरत लगे हमें अपने कंट्री की रक्षा के लिए और देश के लिए कोई भी नेशनल सर्विस, जैसे कि डिजास्टर के टाइम या जब भी जरूरत हो उस वक्त जैसा भी बन पड़े तैयार रहना है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यह है कि हमें हार्मनी और एक शांति और भाईचारा है अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमें जो ये रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, इन सबके बैरियर से ऊपर उठ के सबके बीच शांति और भाईचारे का वो रखना है, प्रैक्टिस करना है और प्रमोट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और फीमेल्स और जो हमारी महिलाएं हैं, वुमेन है, उनकी इज्जत और उनके रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना है, उनके ऑनर को, उनको उतना ही सम्मान देना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा इंडिया का काफी रिच हिस्ट्री है हमारी 1000 ईयर्स बैक तक की, और जो काफी हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू करना है, प्रिजर्व करनी है हमारी हेरिटेज को। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको टैम्पर नहीं करना है, उन प्लेसेस पे को बहुत ही प्रिजर्व करना है, गंदा नहीं करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करने में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो देना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने ही इन्वेंशन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी तो बहुत ही सारे इन्वेंशंस हुए जिसने ह्यूमैनिटी को काफी हेल्प किया, काफी आगे आया। तो वैसा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। ह्यूमनिज्म, मानवता, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो क्यूरियोसिटी है, टू फाइंड आउट व्हाट्स एंड वाइज, ये रखना है। एंड रिफॉर्म, एंड टाइम के साथ ही अपने आइडियल्स, अपने बिलीव्स को पॉजिटिव वे में चेंज करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए हमारी सहूलियत के लिए कंस्ट्रक्ट हुई है या जो
पब्लिक प्रॉपर्टीज जो भी है उनको सेफगार्ड करना है और वायलेंस से दूर रहना है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ये especially students के लिए बहुत ज़्यादा ही ये एक बहुत ही important fundamental duty है कि हमेशा excellence की तरफ देखना है, हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में उसमें बेस्ट आए in all spheres of individual and collective activity। हमारा personal, social, economic हर स्फेयर में हम लीगल तरीके से हमें एक्सेलेंस की तरफ जाना है और ताकि जो हमारा कंट्री है वो कॉन्स्टेंटली हायर ग्रोथ लेवल्स को अचीव कर सके एंड हमारा डिग्निटी एंड हमारा प्राइड इंटैक्ट रहे। नो फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी 10 वो हमने पढ़ लिया एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसके फीचर्स क्या है? सो दे रेफर टू वैल्यूज विच वर पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड mythology and fundamental duties जो है they are confined to citizens only। ये क्योंकि हम we are the citizens of India, so ये हमारी ही ड्यूटी है। they do not extend to foreigners and they are either moral duties or civic duties of a person। and एक और important feature ये है कि they are non justiciable। non justiciable का मतलब क्या है कि इनके violation या इनको ना follow करने पर आपके अगेंस्ट या इसको अगर वायलेट करने पे किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दे आर जस्ट मॉरल ड्यूटीज और ये कहा जाता है कि ये एज अ ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये करना चाहिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? सो दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट दे ओ ड्यूटीज टू देयर नेशन। दे ऑल्सो सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। They serve as a source of inspiration and promote a sense of discipline and commitment among citizens। जैसे कि इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं they serve as a source of inspiration, ये इंस्पायर करती हैं और सिटीजन्स में सेंस ऑफ डिसिप्लिन करती हैं कि आपको सिटीजन्स ही आप ही इम्पोर्टेंट एसेट हो जो जिसकी ग्रोथ और जिसकी डेवलपमेंट ही आगे चलकर कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बनती है। They are enforceable by law and they help courts in examining and determining the constitutional validity of the law। So with this we come to an end to the today's session। I hope you guys have made your short notes from this। Now I have questions for you guys। So the two important questions I have for you is that 42nd amendment, tell me about something, write down something about 42nd amendment, the important provisions, कौन सा amendment था ये और क्या amend हुआ था और कब हुआ था and how many amendments have been there। so we talked that अभी तक 105 amendments हुए हैं। so what was the last amendment, that was 105th amendment में क्या provision थे और क्या amendment हुआ था। so guys I'll conclude today's session। I hope you guys are practicing and revising daily। Please keep working hard and keep practicing hard so that the dream of becoming an Air Force officer comes true in this attempt only। All the best for the upcoming FCAT examination। Like and share this video, write down the answer in comment section and subscribe to the YouTube channel of Trishul Defence Academy। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।